नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज के साथ। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये वॉर एक्साइटेड सेंट्रल सेक्टर में चल रहा है एक्सरसाइज, और इस ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी का अभ्यास हो रहा है। मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर सेक्टर के आसमान पर इंडियन एयरफोर्स का मिशन आक्रमण सुपर एक्टिव हो गया है। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है आक्रमण, जो युद्धाभ्यास के असल मकसद की गवाही दे रहा है। वॉर एक्सरसाइज में दुश्मन को कैसा सरप्राइज देने की तैयारी है, इसे भी जान लीजिए। एयरफोर्स पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रही है। पायलट रियल वॉर सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें जंग जैसे हालात में सटीक हमले का अनुभव हो सके। ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की एक्सरसाइज हो रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई की माने तो अत्याधुनिक तकनीक से लैस फाइटर जेट्स वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स शामिल हैं। एयरफोर्स का युद्धाभ्यास बड़ा संकेत है, मैसेज है इसमें। अब अगर आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए रफाल की टेस्टिंग की जाती है, तो रफाल दुश्मनों का काल कैसे बनेगा? अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है, तो भारत के पास उससे मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे तगड़ा विकल्प क्या है? तो देखिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या विकल्प हैं। हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 2 राफेल स्क्वाड तैनात हैं। देखिए, अंबाला से पाकिस्तान के कुछ शहरों की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, और ये शहर कराची से बिल्कुल सटे हुए हैं। पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को उड़ाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो मिराज विमानों ने अंबाला बेस से ही उड़ान भरी थी। बिल्कुल, और पश्चिम बंगाल के हासीमारा बेस से पाकिस्तान 1900 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। राफाल 2205 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और रफाल में लगी मिटियोर मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा है, और इसका मतलब यह होता है कि रफाल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है अपनी सीमा से। यानी अगर राफाल अंबाला बेस से उड़ान भरता है और बिना दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए आतंकियों की कब्र खोदता है, तो आप चौंकिएगा नहीं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की पुख्ता और सटीक तैयारी का अंदाजा पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी पता है, और सता भी रहा है उन्हें। तभी तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में दिख रहे हैं, और बौखलाहट में इसका असर यह हो रहा है कि एलओसी पर वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ललकार से पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान खौफजदा है। खौफ का आलम यह है कि दिन हो रात हो, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ये एलओसी की ताजा तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट इस बात के पक्के सबूत हैं कि वो कितना बेचैन है, घबराया हुआ है। हालात ये हैं कि पूरी रात वो फायरिंग करता रहा। पाकिस्तान की गोलियों का भारतीय सेना ने भरपूर और माकूल जवाब दिया। एलओसी के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग करते रहे, तो भारतीय सेना उसका जवाब देती रही। पाकिस्तान की तरफ से यह फायरिंग रात में शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। अहम बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह फायरिंग उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के फैसलों से डरा नहीं है। और देखिए, एयरफोर्स का युद्धाभ्यास बड़ा संकेत है कि अब अगर आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए राफाल की टेस्टिंग की जाती है, तो राफाल दुश्मनों के लिए काल बन सकता है। ये खबर हमने आपको विस्तार से दिखाई थी। बिल्कुल, और देखिए, भारत ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की हुई है, और हर मोर्चों पर, सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, सिर्फ जंग को लेकर ही नहीं, क्योंकि हमने देखा आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को किस तरह से पीछे ढकेलना है, नाको चबवाने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने यह कदम उठा भी लिया है। भारत के गुस्से से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और अपनी तैयारी में जुटा हुआ है।
तभी पाकिस्तान में खौफ का आलम किस कदर है, समझिए कि पाकिस्तान भारतीय हमले से बचने के लिए क्या क्या अब उपाय करने में लगा हुआ है। हम आपको बारी बारी से बताते हैं। डरे सहमे पाकिस्तान ने जिला पुंछ में एलओसी के सामने अपने क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और बंकरों में रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान ने कई सीमावर्ती गांवों को खाली करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों पर पूरी रात गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है और एलओसी पार सटे गांव के मकानों में भी सन्नाटा पसरा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को खतरे की आशंका सता रही है और सियालकोट डिवीजन को भी सतर्क कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के मदरसे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयर डिफेंस और रडार एक्टिव रखने की सलाह दे दी गई है, यानी पाकिस्तान बेचैन है और वहां खलबली मची हुई है। देखिए, इसी वजह से हम कह रहे हैं बार बार आपको कि पाकिस्तान डरा है, सहमा है। पाकिस्तान के पसीने छुटाने वाली आज एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए और एलजी से मुलाकात कर ली। देखिए, एलजी से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने घाटी में तैनात सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी की डिटेल जानकारी ली है। इस बीच पाकिस्तान का डर का एक फोटो भी वायरल हुआ है, आप भी देखिए। पहलगाम हमले पर सेना सुपर एक्टिव है, इसका प्रमाण आज जम्मू कश्मीर से आया। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। सिक्योरिटी को लेकर सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मंथन किया। 15 कोर कमांडर्स ने आर्मी चीफ को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आर्मी चीफ ने घाटी में तैनात सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान आर्मी चीफ और उनकी टीम की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में टीम एक साथ खड़ी है। आर्मी चीफ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर गीता ज्ञान के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर सवार एक फोटो लगी है। इस फोटो से साफ संकेत मिले हैं कि आर्मी चीफ कमांडरों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान अब तक 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं। हर जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारतीय सेना थल सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान? चलिए जरा एनालिसिस करते हैं कौन कितना ताकतवर है। भारत वर्सेस पाकिस्तान। देखिए, भारत के पास 14,55,000 एक्टिव और 11,55,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 6,55,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5 लाख रिजर्व, यानी कि एकदम आधे। बिल्कुल, आर्मी की ताकत की बात करें तो भारत के पास 4,614 टैंक्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 3,742 टैंक, और वो भी फूके हुए टैंक। भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद वाहन है और पाकिस्तान के पास मात्र 50,523। और नेवी की ताकत की अगर हम तुलना करें तो भारत के पास 294 जहाज मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास कुल 114 जहाज हैं, वो भी आधे जंग खाए हुए। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। और भारत के पास 18 पनडुब्बियां मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास मात्र 8। एक हटा दीजिए। देखिए, एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत कहां खड़ा है वो भी आपको दिखा देते हैं। भारत के पास 2,229 लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,434। भारतीय वायुसेना के पास 600 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग आधे 387। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि परमाणु हथियार की बात जो पाकिस्तान बार बार कहता है ना, जो धमकी देता है, चलिए उसकी भी तुलना कर लेते हैं। परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत के पास 172 एटम बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। हालांकि परमाणु बम से उसकी मजबूती नहीं बढ़ती, कुछ कीटाणु बम से भी वो अपनी मजबूती समझता है। बिल्कुल। और देखिए, और रक्षा बजट की बात कर लेते हैं तो आगे बताइए आशु, रक्षा बजट में क्या है पाकिस्तान की स्थिति? ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। रक्षा बजट में पाकिस्तान बिल्कुल फिसड्डी है। भारत का कुल रक्षा बजट $77.4 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र $7.61 बिलियन का है। इतना तो हम मेंटेनेंस पर खर्च कर देते हैं जी। तो ये तो बात हो गई तुलना की। जरा न्यूज हेडक्वार्टर में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना लगातार एक्शन मोड में है, फुल एक्शन मोड में है, और इसका असर दिख भी रहा है। सेना ने पहलगाम हमले के आरोपी आदिल के घर को नेस्तनाबूद नहीं किया। उसने जो आईडी छिपा कर रखा था, उसी से उसका घर धमाके में उड़ गया।
एक जोरदार धमाका, फिर सब कुछ तबाह। एक जोरदार धमाका और आतंकी का घर स्वाहा। यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी आदिल का है जो पहलगाम हमलों का आरोपी है। वह आतंकी आदिल जिसकी बंदूक से निकली गोली ने पहलगाम के पैसरक को लहूलुहान कर डाला था। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादी आदिल का नाम आने के बाद सेना ने सख्त एक्शन लिया और आदिल के घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ का दस्ता आदिल के त्राल वाले घर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान एक बक्से के अंदर तार और बैटरी नुमा कुछ दिखाई दे रहा था। उसे कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया और उसी दौरान तेज धमाका हुआ जिससे उसका घर मिट्टी में मिल गया। किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है क्योंकि इलाके को खाली करा दिया गया था और आसपास के घरों को खाली करा लिया गया था। जानकारी के मुताबिक 42 आरआर की इंजीनियर्स टीम की पुष्टि के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, पहलगाम हमले का आरोपी आदिल कौन है, चलिए जरा जान लेते हैं। क्या है आदिल की क्राइम कुंडली, यह जानना जरूरी है। देखिए, हम आपके सामने रखते हैं। आदिल लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है और उसे आदिल गुरी के नाम से भी जाना जाता है। आदिल बिजबेहरा का रहने वाला है और पहलगाम हमले में आदिल का नाम सामने आया था। आदिल ने 2018 में कानूनी रूप से पाकिस्तान की यात्रा की थी और कथित तौर पर आदिल ने पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी। आदिल पिछले साल ही जम्मू कश्मीर लौट आया था लेकिन उसके बावजूद घर नहीं लौटा था। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट था। यहां लौटा लेकिन आतंकवादी बन। जिले के बिजबेहरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी आदिल के घर को बम से नहीं उड़ाया बल्कि आईईडी से वो फट गया। बिल्कुल, पहलगाम हमले में शामिल दूसरे आतंकवादी आसिफ शेख के घर पर प्रशासन का एक्शन हुआ। घर की दर और दीवारें बिखरी हुई हैं। घर का एक एक हिस्सा टूटा हुआ है। तबाही और बर्बादी की कहानी कहता है ये घर आतंकवादी आसिफ का है। वही आतंकवादी आसिफ जिसकी बंदूक से निकली गोली ने पहलगाम के बैसरन घाटी में सैलानियों की हत्या कर दी। हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े एक्शन के वायदे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है और ये तस्वीर उसी दिन की है। सुरक्षा एजेंसियां अपने अभियान के तहत त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आतंकी आसिफ के घर पहुंची। पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े इलाके की घेराबंदी करके सेना और दूसरे सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आसिफ शेख की कहानी उन युवाओं जैसी है जिन्होंने गलत रास्ता चुना। इससे उसने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी तबाह कर ली। वैसे भी सेना ने पहले ही कहा था कि गोली अगर बंदूक उठाओगे तो गोली खाओगे। गोली खा चुका है। अब कौन था आतंकवादी आसिफ शेख, क्या है आसिफ शेख की क्राइम कुंडली, ये भी देख लीजिए। देखिए, हम बारी बारी से आपके सामने इसकी पूरी कुंडली रखते हैं। आसिफ का घर त्राल में है। यह आतंकी बुरहान वानी यहीं पर रहता था। आसिफ ने 2017-18 में पीओके में ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बाद आसिफ गायब हो गया था। आमतौर पर ऐसे ही करते हैं युवक, जाते हैं पीओके ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनके माँ बाप उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखा देते हैं और इसी से पता चलता है कि वो आतंकी बन चुका है। पिछले 3 साल से आसिफ भी गायब था लेकिन उसकी गतिविधियां जारी थी पहलगाम के आसपास के इलाके में। बिल्कुल, उसका नाम पहलगाम हमले में भी सामने आया था। तो ये है क्राइम कुंडली। अब देखिए, पहलगाम हमले के आतंकवादियों के घर पर एक्शन के बाद एनडीटीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। देखिए, मौके पर पहुंचकर आसिफ शेख के ध्वस्त घर में पहुंची और एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। आप भी देखिए। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक आईडी मिला जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान यहाँ पर एक तेज़ धमाका हुआ जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। घर का जो अंदर का ये कमरा है इसका दरवाज़ा पूरा टूट गया है। ये देखिए, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि घर के दरवाजे टूट गए। ये दीवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आईडी को डिफ्यूज़ करने के दौरान ये धमाका हुआ है। तो ये घर का हाल है।
श्रीनगर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर आसिफ शेख का घर है और पहलगाम हमले में उसका नाम सामने आ रहा है। पहलगाम के बैसन घाटी में 22 अप्रैल को 26 लोगों की जिंदगी आतंकियों ने छीन ली थी। मौके पर आज उसके निशान आज भी मौजूद हैं। एनडीटीवी की टीम भी बैसन घाटी में उस स्पॉट पर पहुंची जहां ये भीषण नरसंहार को अंजाम दिया गया। धर्म पूछकर गोलियां मारे गए। वो जगह जिसे हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो जगह जिसे देखकर लोग विदेश घूमना भूल जाते हैं। ये जगह जितना खूबसूरत है, उसके रास्ते उतने ही कठिन हैं। तभी आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर ये वही स्पॉट है जहां एनडीटीवी की टीम पहुंची। 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ, उसकी निशानी आज भी जिंदा है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे उनके यहाँ पे शूज है, चप्पल है, और किस तरह से जब गोलीबारी हो गई थी, जब फायरिंग हुई थी, आतंकियों ने की थी, तब यहीं से ये सब टूरिस्ट जो है, सैलानी जो है, वो भाग कर निकले थे और इसी कीचड़ में वो पड़े थे। वो इलाका जहां निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को निशाना बनाया गया था। जरा याद कीजिए 22 अप्रैल की वो तारीख जब पाकिस्तानी आतंकियों ने खून की होली खेली थी। पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर बैसन घाटी में केवल पैदल या घोड़े या फिर टट्टू की सवारी से ही लोग पहुंच सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं है, बल्कि कच्चे रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है और ये रास्ता बेहद कठिन है। आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। राम शिंदे की ये रिपोर्ट देखिए। टूरिस्ट के लिए बैसन घाटी जितनी खूबसूरत जगह है, आतंकवादियों के छुपने के लिए ये जगह उतनी ही मुफीद, क्योंकि ये चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया। आम लोगों के लिए यहाँ पहुंचना भले ही मुश्किल भरा हो, लेकिन आतंकवादियों के लिए नहीं। हट दिख रही है, वहीं पे ये सब फायरिंग हुई थी कि जो आतंकी है वहीं से आ गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये कितने बड़े पेड़ है और पेड़ के पीछे छुपते छुपते आए थे। उनको ट्रेनिंग दी गई थी। ये पहाड़ी है, झाड़ी है, जंगल है और उसी के और पानी है, नदी है, उसी में से रास्ता बनाते हुए, लूप होल ढूंढते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे। कितने बड़े पेड़ हैं और वहीं से छुपते छुपते आतंकी आए थे और निहत्थे लोगों को मार डाला है, क्योंकि ट्रेनिंग ली हुई थी। बैसन घाटी को निशाना बनाने की भी यही वजह है, क्योंकि घाटी तक पहुंचने के लिए ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है या फिर घोड़े या टट्टू की सवारी से ही यहां पहुंच सकते हैं। ये घाटी कश्मीर की हलचल और आवाजाही से काफी अलग है। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि आखिर बैसन घाटी में सेना का ऑपरेशन इतना मुश्किल है क्यों? सवाल ये भी है कि क्या इसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने बैसन घाटी में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। बैसन घाटी की पूरी जियोग्राफी आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको समझाते हैं। बैसन घाटी की पूरी ज्योग्राफी पहलगाम से 5 से 7 किलोमीटर दूर है और करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। पैदल या फिर घोड़े के जरिए ही यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है ये पूरा। पीर पंजाल रेंज की बर्फ से ढकी चोटियां भी हैं। पीर पंजाल रेंज से ही क्रॉस करके पाकिस्तान से राजौरी और फिर बैसन घाटी पहुंचे थे आतंकवादी। खून खराबे के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए और यहाँ 100 मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल है। आतंकवादियों की धरपकड़ अत्याधुनिक तकनीक से संभव या फिर स्थानीय लोगों से मिले सुराग के बगैर संभव नहीं है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। 5 किलोमीटर दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप है। जवानों के पहुंचने में भी यहाँ कम से कम 30 मिनट का वक्त लगता है। सुरक्षा बलों के आने से पहले आतंकवादी जंगल की तरफ भाग निकले और त्राल का जंगल आतंकियों के लिए पनाहगाह ही माना जाता है। संभावना है कि आतंकवादी बैसन घाटी में आए होंगे और उसके बाद त्राल की तरफ चले गए। तो देश के जहन में एक सवाल कौन रहा है, पहलगाम के आतंकी कैसे पहुंचे पहलगाम तक? कत्लेआम के बाद वो कैसे गायब हो गए? एनडीटीवी इंडिया के हाथ आतंकी उसी पाताल लोक का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जो देखना चाहिए आपको। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सीमा पार के आतंकी सपोले किस बिल में जाकर छुपे? आतंक की वो मांद कैसी है, कहां है, कितनी खुफिया है? आतंक के पाताल लोक में जब एनडीटीवी इंडिया का कैमरा खुला तो दहशत के कितने प्रमाण मिले? आतंक के सीक्रेट अड्डे की एक एक तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव है। एनडीटीवी इंडिया के कैमरे में कैद आतंक की ये वही सीक्रेट गुफा है। आतंकवादियों का ये वही बिल है, ये वही ठिकाना है
जिसे पहलगाम अटैक के ठीक बाद सीमा पार से आए दहशतगर्दों ने छुपने के लिए इस्तेमाल किया। कत्लेआम के बाद आतंकी इसी कमरानुमा बिल में छिपे थे। एनडीटीवी के हाथ टेरर मॉड्यूल की एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। सीमा पार बैठे आतंक के आका इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करते हैं। आतंकी बड़े हमले के बाद जंगल में इसी तरह की गुफा में छुप जाते हैं, फिर अपने आकाओं के अगले ऑर्डर का इंतजार करते हैं। माना जा रहा है पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या के बाद आतंकी जंगल में ही मौजूद हैं और अपने ऐसे ही किसी ठिकाने में छुपे हो सकते हैं। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. शहर शहर पाकिस्तानियों की पहचान, गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश। ये पूरी खबर आगे दिखाएंगे आपको। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज दिल्ली के व्यापारियों ने बंद रखा था। जी हाँ, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस बंद का आह्वान किया था। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में 26 बेकसूर सैलानियों की हत्या के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरे व्यापारियों में गम और गुस्सा दिखा। व्यापारियों का हुजूम मार्च करते हुए लाल किले तक पहुंचा। यहां पुलिस के साथ उनकी हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। हम व्यापारियों ने भी निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, ना आयात करेंगे, ना निर्यात करेंगे। पाकिस्तान के अर्थ की कमर तोड़ करके रहेंगे। सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधीनगर, नया बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार समेत दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजारों में करीब 8 लाख दुकानें बंद हैं। इससे लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। देखिए, पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काफी आक्रोशित हैं लोग। आज दिल्ली में भी ज्यादातर बाजार पाकिस्तान के विरोध में बंद रहे हैं। जानिए कि कारोबारी संगठन कैट के अनुसार दिल्ली के प्रमुख बाजार जहां बंद रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें चांदनी चौक है, सीपी जिसे हम कहते हैं, दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस है, करोल बाग है, खान मार्केट भी है, सदर बाजार है, खारी बावली है जो कि थोक का एक बड़ा बाजार है, नया बाजार, कश्मीरी गेट और चावड़ी बाजार। भागीरथ पैलेस, मीना बाजार, कमला नगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, पीतमपुरा, पहाड़गंज भी इसमें शामिल है। राजौरी गार्डन, जेल रोड, रोहिणी, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, खान मार्केट, कीर्ति नगर, पटेल नगर, नारायणा, उत्तम नगर तक बंद। विकासपुरी, कालकाजी, तुगलकाबाद, यूसुफ सराय, विकास मार्ग, मंडावली और गांधीनगर और शादरा भी है, वजनपुरा भी है, जगतपुरी, मयूर विहार, प्रीत विहार सहित सैकड़ों बाजारों में कारोबार नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये समझिए कि लगभग पूरी दिल्ली ही समझ लीजिए इसकी जद में थी, यानी बंद की चपेट में थी। और देखिए, दिल्ली के अनेक बाजारों में व्यापारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लगाए और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी उनकी जुबान पर थे। और आतंक की जब बात होती है तो नापाक पाकिस्तान की बात होगी ही। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। पहलगाम हमले से देश गुस्से में है, आक्रोशित है। आज दिल्ली से विरोध की नई तस्वीर सामने आई। मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध की एक तस्वीर हैदराबाद से भी आई। यहां पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज के पहले वहां पर काली पट्टी बांधी और लोगों को भी काली पट्टियां बांधने को कहा। पहलगाम अटैक पर देश में गुस्से का ज्वार है, विरोध का बिगुल आज दिल्ली के मटिया महल में भी बजा। हाथों में विरोध के बैनर पोस्टर्स हैं जिन पर साफ साफ लिखा है, हर घर से निकलेगी आवाज, आतंक का हो विनाश, पहलगाम पर हमला इंसानियत पर हमला है। जुमे की नमाज के बाद मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े थे, सैकड़ों की भीड़ थी और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। आतंक के आकाओं को पैगाम हैदराबाद से भी गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज अता करने से पहले बाह पर काली पट्टी बांधी। हमले के विरोध में शास्त्रीपुरम मस्जिद में लोगों को काली पट्टियां बांटी। यह मैसेज दिया गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा है।
अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। अमन पसंद कश्मीर से आज एक आवाज उठी है। पैगाम आतंक के आकाओं को भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कारोबारियों ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया है, देखिए जरा। आतंक के आका, तरक्की परस्त कश्मीर की ये बुलंद आवाज सुन ले। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। सरहद पार बैठे आतंकी कश्मीर से निकला पैगाम सुन ले, समझ लें। निहत्थे लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकते ये वो कारोबारी हैं जिनके लिए पर्यटक उनकी जान है, कश्मीर का अमन उनकी शान है। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। हाथों में आतंक का बैनर पोस्टर है, जुमा पर विरोध के नारे हैं, कारोबारी गुस्से में हैं। मांग इतनी है कि पहलगाम के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। कश्मीर से उठी एक एक हुक आतंक के आका कान खोलकर सुन लें। कश्मीर का मैसेज क्लियर है, वो ना आतंक से डरेगा, ना आतंक के आगे शीश झुकाएगा। कश्मीर की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब युवाओं के हाथों में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पत्थर थमा दिए थे। 370 खत्म हुई, कश्मीर बदला, लोगों की सोच बदली और अब पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी कितने बदले, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर उसी जम्मू कश्मीर की है जहां लोगों को आतंक और आतंकवाद अब मंजूर नहीं। ये आंसू उसी जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं जिन्हें अब जिंदगी और विकास से मोहब्बत है। आतंक और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरा विरोध का ये सैलाब अपनी रोटी, अपना विकास और उभरते कश्मीर के लिए है, जिसे 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। खत्म हो गए, हमारी बहनों का यहाँ पे कत्लेआम किया, किन दरिंदों ने किया हमें नहीं पता। हम उसी दुख में शामिल। क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करते हैं, पहले जो इंसानियत का यहाँ पे कत्ल हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इन दरिंदों के खिलाफ जरूर जरूर जरूर। दुनिया जानती है जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने पत्थर उठाने के लिए मजबूर किया था, आज बदलता कश्मीर और वहां का विकास इनकी जिंदगी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। सतना में कल रात मशाल जुलूस निकाला गया। देखिए, इस जुलूस में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। सतना की कोतवाली चौक से शुरू हुआ ये जुलूस जय स्तंभ चौक और पन्नीलाल चौक होते हुए वापस कोतवाली चौक पर खत्म हुआ। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे पास होगा। अब सहन करने की सीमा पार हुई है और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो कहा है वो अब होगा और मुझे लगता है कि पीओके भी हमारे पास होगा। गौरतलब है कि कल बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे और ऐसी सजा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. आगे देखिए, अटारी बॉर्डर पर कितनी अफरा तफरी। तो इस कायराना आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीजा बंद कर दिया है। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के अल्टीमेटम है। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर भी भारी अफरा तफरी है। तस्वीरें अटारी बॉर्डर की हैं। लोग जल्दी में हैं। 48 घंटे के अंदर
भारत की जमीन छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद यह अफरा तफरी मची है। अटारी बॉर्डर पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है और वो किसी भी हाल में डेडलाइन खत्म होने से पहले पाकिस्तान पहुंचना चाहते हैं। नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चले, दैट्स ऑल। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तानी नागरिक घबराए हुए हैं और अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को रोकने के ऐलान के बाद भारत ने कल देर रात पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी भी दे दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता, संभव ही नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा है कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्ते के बिना इसे बनाए रखा नहीं जा सकता। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि किसी भी समझौते में सबसे ज़रूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। ये तो बात हो गई आतंक की, अब जरा नक्सलवाद की चर्चा करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन में अब तक 5 नक्सली ढेर हो चुके हैं आज ही के ऑपरेशन में। बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को बीते 4 दिनों से घेर रखा है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बीजापुर के सिविल लाइन से स्थित ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है। नक्सलियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है और ऑपरेशंस की तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सेना का जो हेलीकॉप्टर है उस पे रसद भर के सामान जो जरूरी है और जो बैकअप के तौर पर इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। 7 किलोमीटर तक फैले पहाड़ी इलाके में करीब 300 नक्सलियों के होने की सूचना है। इनमें हिडमा, देवा, विकास जैसे कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। अभियान में 3 राज्यों के पुलिस सुरक्षा बल शामिल हैं। ये कमांडो हफ्ते भर के राशन के साथ गए हैं। हेलीकॉप्टर्स का भी अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में गुस्साए लोगों ने रेप के एक आरोपी को पीट कर मार डाला है। आरोपी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लात, घूंसे, डंडा, ईंट, जिसके हाथ जो आया उसे लेकर आरोपी पर पिल पड़ा। लोगों ने मार मारकर रेप के आरोपी को अधमरा कर दिया। आरोपी उमेश राणा को घायल अवस्था में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के हफ्ते भर बाद उसने दम तोड़ दिया। आरोप है कि 17 अप्रैल को आरोपी ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी की मौत से एक दिन पहले ही उसके घर वालों ने थाने जाकर मारपीट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। अभियुक्त से मारपीट के संबंध में पूर्व में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक मुकदमा उसके चाचा की तहरीर पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचना की जा रही है तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त है वीडियो ऑफ द डे का।
कोल्हापुर में चरवाहा से के बेटे ने आईपीएस बने तो उनके पिता ने पगड़ी पहनाकर बेटे का स्वागत किया। चलिए आज इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत और बिल्कुल देखिए हमारे साथ रोज शाम को 7 बजे जरूर जुड़िए, सोमवार से शुक्रवार। लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है निधि कुलपति के साथ।